नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने मंगलवार को सबसे पहले किसानों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी की। साथ ही इस दौरान 30,000 कृषि सखियों को भी सम्मानित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचे और मां गंगा की पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी भजन संध्या में शामिल हुए और फिर गंगा आरती का भी हिस्सा बने। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना भी की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। तो प्रधानमंत्री तो मंदिर दर्शन करने से पहले किसानों को तोहफा दिया प्रधानमंत्री ने और गंगा की पूजा की, मां गंगा की। और फिर ये 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता। में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये इसकी तस्वीर है। प्रधानमंत्री ये तब की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर परिसर में पहुंचे और साथ में उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महामांगल्य प्रथमासोत्तमे पुण्य पवित्रे शुभे विघ्नता परिसमाप्त्यर्थम महागणपति स्मरणं च करिष्मुतते नमः जाते रुद्र शिवातनूर। काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का गौरव प्राप्त करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उन्हीं की काशी में आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के बाद 62 वर्ष के बाद यह अवसर पहली बार आया है जब देश के किसी राजनेता ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने कार्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक तबके के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अपनी लोकप्रियता के आधार पर लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है, जिनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। एक काशी जो आज एक नए कलेवर और नई काया के साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। यह नई काशी हम सबके लिए और पूरी देश को, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस नई काशी के कायाकल्प के लिए पिछले 10 वर्ष में हजारों करोड़ रुपए न केवल लगे हैं, बल्कि दुनिया ने काशी को बदलते हुए देखा है। इस काशी को नए रूप में बदलते हुए देखा है। काशी के बारे में आम जन की जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उस आस्था को पुष्ट और मजबूत होते हुए देखा है। इस अवसर पर इस नए भारत के शिल्पी के रूप में काशी के नए कलेवर और काया कल्प को करने वाले इस गंगा पुत्र का मैं उन्हीं की काशी में आप सभी अन्नदाता किसानों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर प्रदेश काशी और प्रदेश के और देश के जिन अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सौगात प्राप्त होने वाली है, उन सभी अन्नदाता किसानों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। माताओं बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है। इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा है। हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं, बल्कि तीसरी बार
पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने आखिरकार यह ऐलान कर दिया कि वो किस सीट को अपने पास रखेंगे और किस सीट का त्याग करेंगे। सोमवार यानी बीते दिन शाम कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि राहुल अपने पास रायबरेली की सीट रखेंगे और वायनाड की सीट छोड़ेंगे और वायनाड से प्रियंका उपचुनाव में हुंकार भरेंगी। इसको लेकर राजनीति गर्मा गई। जहां विपक्ष इसको लेकर समर्थन कर रहा है तो वहीं एनडीए गठबंधन राहुल पर हमलावर है। कौन क्या कह रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को और राहुल जी हमारे नेता आपको, आपने ये सही राजनैतिक निर्णय लिया है जो भावनाओं के अनुसार है कि आप रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका जी अपनी बहन को वहां से चुनाव लड़ाएंगे। इस तरह दोनों परिवारों का सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा और आदरणीय इंदिरा जी, आदरणीय सोनिया जी की जहां से प्रतिनिधित्व, उस रायबरेली से आपका प्रतिनिधित्व भी बना रहेगा। इसके अलावा उस उत्तर प्रदेश के जनादेश का सम्मान भी आपने कर दिया जिसने 80 में 43 सीटें इंडिया गठबंधन को दी थी। बहुत अच्छा, रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन। तब राहुल गांधी वायनाड से भागे, अच्छा है। प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए क्योंकि हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेगी, हल्की मुस्लिम लीग का सपोर्ट तो उन्हीं को रहेगा। लेकिन अगर जीत गई गलती से तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि किस इंटेंशन से उनको लड़वाया गया है और लोकसभा में भाई बहन के बीच में कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी, ज्यादा नकारा कौन है। और कांग्रेस में भी एक ऑप्शन होगा कि लीडरशिप किसको चुनना है। जो उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी, हम सब लोगों ने भी मांग किया था कि राहुल जी रायबरेली से यहाँ से रहें क्योंकि परिवार की जो धरती है। और आदरणीय सोनिया जी ने कहा था रायबरेली के लोगों से कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, तो निश्चित तौर से उस बेटे का सम्मान किया रायबरेली की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने। राहुल जी को अपना नेता माना, अपना परिवार का सदस्य माना। मैं निश्चित तौर से राहुल जी को बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश में निश्चित पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को हम लोगों ने मेहनत करके जो 2024 का परिणाम सबके आशीर्वाद उनके सहयोग से लिया। आगे भी बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे 2027 और जमीनी स्तर पर कांग्रेस सब लोग मिलकर खड़ा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। और आदरणीय प्रियंका जी जो चुनाव शायद वायनाड से लड़ेंगी तो निश्चित तौर से वो एक बहुत ही कर्मठ और बहुत सुयोग्य नेत्री हैं। परिवार की तरह उनका भाव रहता है, हम लोगों से परिवार का भाव, और निश्चित तौर से वो पूरे समाज को जोड़ने में कामयाब होंगी। कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि 2 सीट से लड़ेंगे। वहां पर लेफ्ट के ही लोग कहते रहे, एनी राजा कहती रही कि ये तो पलायन कर जाएंगे चुनाव के बाद, और पलायन कर गए। तो ये लेफ्ट की और केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये इसका भी एक परिचायक है। क्योंकि जिस वायनाड ने उनको बचाया, जिस वायनाड ने
उनको पार्लियामेंट में भेजा, सदन में भेजा। अमेठी हारने के बाद उस वायनाड को वे छोड़ रहे हैं। दिखता है कि किस प्रकार की मानसिकता है। और वायनाड सीट के बाद रायबरेली की घोषणा तब तक नहीं की जब तक वायनाड का चुनाव नहीं हो गया था। इसका तो वायनाड की जनता के साथ धोखा कर रहे थे, उनको धोखे में रखा और अब उनको धोखा दे दिया है। अभी तक उनका अमेठी से लगाव था, अब अमेठी से मोहभंग हो गया। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। एक बार वो जीत गए, लेकिन दोबारा लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से हार मिलेगी, ये उनको पता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से डर कर जो प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर लड़ सकती हूं तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो। लेकिन वो उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुंची हैं और वायनाड से भी उनको मैं समझता हूं असफलता मिलेगी। और वायनाड की जनता भी जानती है कि ये दोनों भाई बहन जो हैं केवल अपनत्व का झांसा देते हैं और टाटा बाय बाय हाय हाय हेलो हेलो वाले लोग हैं। और ये केवल चुनाव के सरगर्मी के दौरान चुनाव में पिकनिक बनाने आते हैं। मैं समझता हूं कि वायनाड की जनता भी जागृत होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। यहां पर खड़ी ट्रेन को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के आखिरी 3 कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और इस हादसे में 8 लोगों की मौत और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस रेल हादसे के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। तो चलिए हम आपको पिछले कुछ सालों में हुए बड़े रेल हादसों के बारे में बताते हैं। वो हादसे जो काफी बड़े थे। 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस 150 लोगों की मौत हुई थी जब यह हादसे का शिकार हुई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 18 अगस्त 2017 पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस हादसे का शिकार होती है और 23 लोगों की मौत होती है। 60 लोग इस हादसे में घायल हो जाते हैं। तीसरा 23 अगस्त 2017 इसी साल में एक और हादसा होता है। कैफियत एक्सप्रेस हादसे का शिकार होती है और इस हादसे में कई लोगों की मौत हो जाती है और 70 लोग घायल हो जाते हैं। 13 जनवरी 2022 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होती है और इस हादसे में 9 लोगों की मौत होती है। 36 लोग इस हादसे में घायल हो जाते हैं। फिर आता है 2 जून 2023 बालासोर रेल हादसा। आप सबको याद होगा यह बड़ा और भीषण हादसा था जो पूरे देश को दहला कर रख दिया। 2 जून 2023 बालासोर रेल हादसा, 296 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए इस रेल हादसे में। और 17 जून 2024 जो अभी अभी हुआ कंचनजंगा एक्सप्रेस, इसमें 15 लोगों की मौत और 44 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए गए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो हादसे हुए हैं और इस हादसों के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी। सवाल नंबर 1, बालासोर जैसे बड़े हादसा होने के बाद, रेल हादसे होने के बाद बहुप्रचारित कवच सुरक्षा 1 भी किलोमीटर तक क्यों नहीं जोड़ा गया? सवाल है। दूसरा, रेलवे में करीब 3 लाख पद खाली क्यों हैं? उनको पिछले 10 सालों में क्यों नहीं भरा गया या भरा क्यों नहीं जा रहा? तीसरा सवाल, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक रेल हादसों में 2017 से 2021 के बीच 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? सवाल नंबर 4, लोको पायलटों के लंबे समय तक काम करने के घंटों तक जब वो काम करते हैं तो पायलटों की कमी और फिर उसके पद पायलटों के क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? अब ये सवाल है जो हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं और इन हादसे के बाद ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब मिलना जरूरी है। और देश भर में भीषण गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। यूपी में अभी तक गर्मी से कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो जल्द ही मानसून यूपी में दस्तक दे सकता है। देखिए रिपोर्ट।
मॉनसून के आगाज से पहले पूरे देश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हाल ये है कि गर्मी की वजह से जिंदगी की रफ्तार थम गई। देश के दर्जनों शहरों में पारा 45 से 46 डिग्री के पार जा चुका है। सड़कें सूनी दिख रही हैं। वहीं गर्मी के चलते बाजार भी सूने पड़े। हीट वेव से जिंदगी हलकान है। चिलचिलाती धूप ऊपर से लू के थपेड़े जिंदगी के दुश्मन बन गए। हाल ये कि यूपी में कई जिलों में लू की वजह से अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें प्रयागराज, बुंदेलखंड, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, कानपुर देहात, कुशीनगर, महाराजगंज में गर्मी की वजह से एक एक शख्स की मौत हो चुकी है। तो वहीं कानपुर शहर और वाराणसी में 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं महोबा में 2, मिर्जापुर में 3 लोग गर्मी की वजह से मौत के आगोश में सो चुके हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि तापमान में वृद्धि है, जैसे जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर 45-46 के रेंज में है। हालांकि थोड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा माइनर रिलीफ है, लेकिन ह्यूमिडिटी का काफी असर है, जिससे कि जो चिपचिपा टाइप का जो मौसम है वो बना हुआ है, जिससे लोगों का डिस्कम्फर्ट हाई है। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो तापमान में वृद्धि और आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में और 1 से 2 डिग्री की वृद्धि है। तो ओवरऑल जो हमारा मतलब गर्मी को लेकर है, तो आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है और इसी गर्मी का जो असर रहेगा वो देखने को मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है। लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। भीषण गर्मी की वजह से दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा रहता है। अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह का रहने वाला है। भीषण गर्मी की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर रोज ओपीडी में डायरिया, बुखार जैसे मरीज भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलने की सलाह भी दे रहे हैं। बदलते मौसम के साथ हर बार गर्मी आती है और इस बार भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। लोग बाहर एक तो अवॉइड करें बहुत तेज धूप में निकलना, और अगर धूप में निकलना भी पड़े तो सर ढक के निकलें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पीने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पेयजल जितना लेंगे उतना ही उससे बचाव होगा। उसके अलावा खाली पेट बिल्कुल ना रहें। खाली पेट रहने से भी गर्मी लगने की संभावना होती है। और जो भी दिल के मरीज हैं या किसी भी तरह की बीमारियां हैं, वो तेज धूप में निकलना अवॉइड करें। और अगर कोई भी परेशानी होती तो नजदीक के अपने अस्पताल से या किसी योग्य चिकित्सक से संपर्क करें। इस समय ज्यादातर पेट की दिक्कत, बुखार और साथ साथ हीट स्ट्रोक के भी पेशेंट आने की संभावना बनी रहती है। बहरहाल ये गर्मी कब तक अपना प्रकोप दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है, जिससे गर्मी के दिए जख्मों पर मरहम जरूर लगेगा और लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत मिलेगी। शुभम पांडे, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या के सरयू तट पर स्थित राम की पैड़ी पर इन दिनों अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग राम की पौड़ी में स्नान कर रहे हैं। साथ ही कुछ युवा चिलचिलाती धूप से बचने के लिए सरयू की जलधारा के साथ खेल रहे हैं, जिस कारण राम की पैड़ी एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बन गया। यहां अयोध्या समेत आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो गर्मी का प्रचंड प्रकोप चल रहा है। लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप दिखाए कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन ये जो कोई वाटरफॉल नहीं है, बल्कि ये जो भगवान श्री राम की जो है राम की पैड़ी है। लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं और किस तरीके से जो लोग यहाँ पे काफी संख्या में लोग आए हुए हैं, उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पे राम की पैड़ी है, यहाँ पे काफी लोग स्नान करने के लिए आए हैं। आज के दिन बहुत ही गर्मी था और इसके साथ साथ आज बहुत 1 हफ्ते बाद लगभग ये झरना खुला है। तो बहुत देखें, झरना खुला, हम लोग नहाने लगे, बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ सब हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई सब एक साथ मतलब नहाते हैं, मिलजुल के रहते हैं।
और यहाँ हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को अयोध्या बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को अयोध्या में कोई समस्या नहीं है। हम लोग को यहाँ हम लोग के लिए बहुत अच्छा सुविधा है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ हम लोग अपने फैमिली को भी लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब एकदम मिलजुल के रहते हैं। यहाँ हमारे कितने मित्र लोग हैं। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि पूरा वाटर पार्क का ही संदेश मिल रहा है हमें और अच्छा भी लगता है हमें यहाँ के जनता को देखकर। पर मुझे बुरा ये लग रहा है कि बीजेपी यहाँ की सीट हार गई है क्योंकि यहाँ के जनता को मैं दोष देना चाहता हूँ। जो प्रचंड गर्मी चल रही है तो यहाँ पे आकर के राहत मिलती है, बहुत राहत मिलती है। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनका भी यहाँ पे कहना है कि जो प्रचंड गर्मी का प्रकोप चल रहा है तो यहाँ पे वाटरफॉल जैसा है और ये भगवान राम के अयोध्या नगरी है और ये जो है राम की पैड़ी है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जो यहाँ पे नजारा देख भी सकते हैं किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे गर्मी से राहत पाने के लिए भी जो यहाँ रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।